Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, English. इन अर्लियर लेक्चर हमने देखा था कि कैसे इंग्लिश आए थे, इनकी एंट्री हुई थी इंडिया में बाय द क्वीन एलिजाबेथ चार्टर और उसके बाद उन्होंने कैसे अपने आप को स्टैब्लिश किया था ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. इन दिस लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश सेटलमेंट्स ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, कैसे वो उन्होंने अपना एक्सपेंशन किया था ईस्टर्न कोस्ट पे. ओके, सो जो इंग्लिश थे उनको परमिशन मिली थी सबसे पहले. अगर हम देखें तो परमिटेड किया गया था उनको ट्रेड करने के लिए इन दी मसूलीपट्टनम रीजन में. ओके, मसूली पट्टनम रीजन में, और ये हुआ था इन द ईयर 1611 में. इन 1630 में क्या हुआ था, उनको सक्सीड करके गए थे बेसिकली इन सिक्योरिंग द गोल्डन फरमान. सिक्योरिंग गोल्डन फरमान. अब ये गोल्डन फरमान किसने दिया था, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो जाती है. अब ये आया था फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा. गोलकोंडा रीजन के जो सुल्तान थे उन्होंने ये सिक्योर किया था गोल्डन फरमान और इशू किया था इन द ईयर 1632 में. अब ये जो गोल्डन फरमान था ये क्या प्रोवाइड करता था इंग्लिश को, ये प्रोवाइड करता था कि ये एंश्योर करता था सेफ्टी एंड prosperity ऑफ देयर ट्रेड, ताकि आप और बेसिकली इंग्लिश अच्छे से अपना ट्रेड कर पाए. ओके, फिर हम देखें इन द ईयर 1639 व्हाट विल हैपन. फ्रांसिस डे वो उन्होंने ऑब्टेन कर लिया, एक साइट थी मद्रास में, ठीक है, एक मद्रास में साइट थी, और ये जो ऑब्टेन किया राइट, ये किससे किया, ये राजा ऑफ चंदेरी. अब राजा ऑफ चंदेरी ने इस मद्रास साइट में क्या परमिटेड कर दिया, उनको परमिशन कर दिया कि सर इंग्लिश और बेसिकली फ्रांसिस डे आप बिल्ड कर सकते हैं एक फोर्टिफाइड फैक्ट्री, और जिसका नेम हुआ दैट इज द फोर्ट सेंट जॉर्ज. तो अगर क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि फोर्ट सेंट जॉर्ज बेसिकली उससे कौन रिलेटेड है, तो इन दी 1639 में फ्रांसिस डे ने ऑब्टेन किया था इसकी परमिशन को फ्रॉम द राजा ऑफ चंदेरी. ओके, नाउ इट वाज ओनली विद द फाउंडेशन ऑफ मद्रास, जब प्रॉपर तरीके से मद्रास की फाउंडेशन हुई थी, तो ये कब की थी उन्होंने, ये की थी 1639. ओके, एंड और उनका जो अराइवल था अब होगली रीजन में, वो हल्के हल्के क्या होने लगा था, वो एक्सपेंड करने लगे थे इन द ईयर 1650s तक. एंड इनकी जो स्टैब्लिशमेंट थी ऑफ द फैक्ट्री एट बालासोर, अब वो अपना रीच को भी एक्सपेंड कर रहे थे. अब उन्होंने एक और फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली थी जो कि बालासोर में है, और ये किस एरिया में है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये है नॉर्थ ओडिशा में. ओके, सो दैट द पोजिशंस ऑफ इंग्लिश ऑन द ईस्टर्न कोस्ट जो है ना, अब आप कैसे कैसे देखो हल्के हल्के बढ़ रही हैं, तो क्या हो रही है, अब ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और बेसिकली जो इनका प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है और हल्के हल्के परमानेंट होती जा रही है. पहले तो फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं, उसको फिर फोर्टिफाइड भी कर रहे हैं, ताकि इनकेस अगर कोई डिस्ट्रेस सिचुएशन आती है और इमरजेंसी टाइप सिचुएशन आती है तो वो उसको प्रॉपर तरीके से टैकल भी कर पाए. सो अब ये जब 1969 में उन्होंने फाउंडेशन रख दी थी मद्रास की, तो अब मद्रास काफी इंपॉर्टेंट सेंटर होता जाता था. इन एंड अराउंड इसके काफी फैक्ट्रीज भी बना दी थी इंग्लिश ने. तो मद्रास सून रिप्लेस्ड मसूलीपट्टनम. अब मद्रास ने सरपास कर दिया और बेसिकली उसको रिप्लेस कर दिया, किसको, मसूलीपट्टनम को, जो कि सबसे पहले स्टैब्लिश करा था इन्होंने 1611 में, जो कि ईस्टर्न साइड में काफी इंपॉर्टेंट माना जाता था एज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंग्लिश ऑन द कोरोमंडल कोस्ट. कोरोमंडल कोस्ट हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था विद द हेल्प ऑफ मैप्स. अगर ये हम साउथ का रीजन देखें तो यहां से आपका तमिलनाडु, सब पोर्शन ऑफ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये क्या आ जाएगा, ये आपका एक कोरोमंडल कोस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे केरला और कर्नाटका वाला रीजन मालाबार रीजन होता है. तो जस्ट फॉर योर रिवीजन,
ये प्रॉपर ज्योग्राफी है कोरोमंडल कोस्ट की। तो क्या हुआ, जब जैसे ही मद्रास ने रिप्लेस कर दिया मसूलीपट्टनम को एज अ हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंग्लिश, कहाँ पे था ये, कोरोमंडल कोस्ट में था। और ये जो हो रही थी ना सारी एक्टिविटीज, ये हो रही थी 1641 में। सो ऑल दी सेटलमेंट इन द ईस्टर्न इंडिया एनकम्पासिंग, अब कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, इसमें आ जाएंगे आपका बंगाल रीजन आ जाएगा ईस्टर्न साइड में, बिहार आ जाएगा, ओडिशा आ जाएगा, एंड एरिया ऑफ कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। व्हाट विल हैपन, अभी आ जाएगा प्लेस्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट along with the council of Fort St. George। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज के काउंसिल में सारा का सारा एरिया अंडर सुपरविजन में उनके आ जाएगा और वो इसको यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड का मैनेज करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इंग्लिश ने अपने सेटलमेंट को एक्सपेंड किया ऑन द ईस्टर्न foothold in Bengal। So what will happen, जो बंगाल था उस टाइम एक लार्ज एंड रिच प्रोविंस था इंडिया का, और ये काफी ज्यादा एडवांस था इन ट्रेड एंड कॉमर्स में। ओके, ड्यू टू विच इसका जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल जो था, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल जो भी करता था ओवर बंगाल, नेचुरली उसको लगता था कि ये काफी ज्यादा एक प्रॉफिट सीकिंग एक्टिविटी है और बेसिकली एक अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है टू द प्रॉफिट सीकिंग, और इंग्लिश मर्चेंट्स भी इसको इसीलिए कैप्चर और बेसिकली इस पे कंट्रोल अपना चाहते थे बंगाल पे। तो इसकी स्टार्टिंग हुई 1633 जब मुगल गवर्नर ऑफ ओडिशा ने क्या किया, जो इंग्लिश थे, इंग्लिश मर्चेंट थे, उनको परमिशन दे दी टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट हरिहरपुर, हरिहरपुर। और ये कहाँ था, हरिहरपुर लोकेटेड था नियर द माउथ ऑफ महानदी, नियर द माउथ ऑफ महानदी। अलॉन्ग विद इट बालासोर पे भी प्लेस में फैक्ट्री बनाने के लिए उनको परमिशन दे दी, और पिपली में भी। ऐसे 1633 से स्टार्ट हो गया था उनका प्रेजेंस इन बंगाल रीजन में। ओके, नाउ बंगाल को अगर हम देखें, इट वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का। ओके, और इसमें शाह सुजा जो थे, जो कि सूबादार थे, और बेसिकली इनको हम गवर्नर भी कह सकते हैं ऑफ बंगाल, इन 1651 में उन्होंने क्या किया था, अलाउ कर दिया था इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल। और फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ किया था, अलाउ टू ट्रेड इन बंगाल रीजन में, लेकिन इसके लिए इन्होंने ये कहा था कि आपको एनुअल पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज रुपीज मियरली 3000 इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूटीज। ठीक है, तो एक तरीके का ये कंसेशन ही था, और जस्ट फॉर टोकन टाइप उनको थोड़ा सा अमाउंट कलेक्ट कर लिया जाता था, और बाकी उनको ये राइट दे दिया गया था कि आप ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में। ओके, नाउ फैक्ट्रीज अगर हम देखें इन बंगाल पर स्टार्टेड एट हुगली। अब हुगली में फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1651, एंड अदर प्लेसेस लाइक कासिम बाजार, उसके बाद फिर पटना, उसके बाद फिर पटना एंड राजमहल। तो ऐसे ऐसे ये आपका एक क्रोनोलॉजी है जैसे जैसे उनकी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती है बंगाल में। फिर हम देखते हैं 1667 में क्या हुआ था कि जो औरंगजेब थे ना, गिव द इंग्लिश अ फरमान, उन्होंने भी एक इंग्लिश को फरमान इशू किया जिसमें वो ट्रेड कर सकते थे इन बंगाल। एंड 5 ईयर लेटर, उसके 5 साल के बाद 1672 में व्हाट विल हैपन, मुगल गवर्नर शाइस्ता खान, उन्होंने फिर से इशू किया एक ऑर्डर जो कि कंफर्म करता था all the privileges that was already acquired by the English। जितने privileges उन्होंने एक्वायर किए हैं उसको रीअफर्म कर उन्होंने किया था 1672 में। ओके,
नाउ नेवरदलेस डिस्पाइट हम अगर देखें ये जो प्रिविलेजेस हैं ऑफ द फरमान, जो कंपनी बिजनेस था ना वॉज कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा था, और इसका एक मेन रीजन था इसके ऑब्स्ट्रक्शन का, स्ट्रेट ऑब्स्ट्रक्शन का, और वो था कस्टम ऑफिसर्स। जो वेरियस कस्टम ऑफिसर्स थे, दैट इज तो लोकल चेक पोस्ट पे पोस्टेड थे, वो काफी ज्यादा उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे उनका फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड। इट इज बिकॉज वो आस्क करते थे पेमेंट टोल प्लाजा पे, और बेसिकली टोल्स पे, जो भी एक जगह होती है जहां से गुड्स पास होते हैं वहां पे वो पेमेंट की डिमांड करते थे, टोल्स की डिमांड करते थे। नाउ इन परसेंस ऑफ इट्स चेंज पॉलिसी, जो कंपनी थे ना वो चाहते थे कि इस तरीके से हमारा एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट हो, और ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट कहाँ हो, एट हुगली। अब जब आपका फोर्टिफाइड सेटलमेंट होगा, प्रॉपर तरीके से गार्डेड होगा, सो दैट फोर्स कुड बी यूज्ड इफ नेसेसरी। अगर ये उनको लगेगा कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये हमसे रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और टोल ले रहे हैं, तो इन केस अगर सिचुएशन नहीं हैंडल हो पाई और बेसिकली हमें फोर्स का यूज करना हो, तो हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। दैट इज वाई उनको लगा कि जो हुगली का सेटलमेंट है उसको फोर्टिफाइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर हम देखें जो विलियम हेजेस थे, जिनको कंसिडर किया जाता है द फर्स्ट एजेंट एंड गवर्नर ऑफ द कंपनी, फर्स्ट एजेंट, तो ये फर्स्ट एजेंट है एंड गवर्नर हैं ऑफ कंपनी के इन बंगाल में। अपील टू शाइस्ता खान, वो शाइस्ता खान के पास गए, और शाइस्ता खान कौन थे, जो कि मुगल गवर्नर थे ऑफ द बंगाल इन अगस्त 1682। उन्होंने अपनी कंप्लेन और जो भी ग्रीवांस है ना, रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस के लिए गए, सर ऐसे से होता है, वो लोग टोल्स लेते हैं, तो आप प्लीज देख लीजिए। सो बट हुआ क्या, एज नथिंग केम आउट ऑफ द अपील, इस अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, और हॉस्टिलिटीज ब्रोक हो गई बिटवीन द इंग्लिश एंड मुगल्स इसके लिए। तो वो लोग गए कि आपके जो ऑफिसर्स हैं, जो टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स हैं, वो टोल्स लेते हैं हमसे, आप इसको देख लीजिए, इस ग्रीवांस को डिटेस्ट कर दीजिए। पर ऐसा इनका अपील का कोई फायदा नहीं हुआ, और अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि हॉस्टिलिटीज ब्रोक हो गई बिटवीन इंग्लिश एंड मुगल्स, जो तक अभी तक अच्छे रिलेशन चल रहे थे, यानी जो मुगल्स थे वो इंग्लिश को कंसेशंस ग्रांट कर रहे थे इन वन वे और अदर। ठीक है, अब हॉस्टिलिटीज हो गई ब्रोट आउट बिटवीन द इंग्लिश एंड द मुगल्स। 4 years लेटर हम क्या देखते हैं कि हुगली वॉज सैक्ड। जो हुगली था, जो हुगली एरिया था, इट वॉज सैक्ड बाई द इंपीरियल मुगल्स, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज इन अक्टूबर 1686। अब इंग्लिश ने क्या किया, उसको रिटेलिएट किया, इंग्लिश ने उसको रिटेलिएटेड किया। ठीक है, कैसे, बाई कैप्चरिंग, अब वो कैप्चर करने लगे द इंपीरियल फोर्ट्स, जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में था, इंपीरियल फोर्ट्स एट थाना। ठीक है था, जो कि अगर हम देखें आज के मॉडर्न गार्डन रीच जो प्लेस है वहां पे है। ओके, सेकेंड इज रेडिंग हिस्ली, जो कि था ईस्ट ऑफ मिदनापुर, एंड स्टॉर्मिंग द मुगल फोर्टिफिकेशंस एट बालासोर। तो हर जगह वो अब क्या करने लगे, वो कैप्चर करने लगे। ठीक है, तो अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। ओके, हाउएवर जो इंग्लिश थे वर फोर्स्ड टू लीव हुगली एंड वर सेंट टू अनहेल्दी लोकेशंस एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा, बट ड्यू टू फोर्स, जो मुगल थे उन्होंने उनका फोर्स किया और बेसिकली वहां से उनको हटा दिया हुगली से, और उनको एक ऐसी लोकेशन भेज दी दैट वाज द माउथ ऑफ रिवर गंगा, दैट वाज नॉट मोस्टली सुटेबल फॉर द ट्रेड। बट आफ्टर द मुगल रेड ऑन हुगली व्हाट विल हैपन, फिर जॉब चारनॉक भाई साहब आए, जो कि एक अगेन एक कंपनी के एजेंट थे। उन्होंने फिर से नेगोशिएशंस, एक फ्रेश नेगोशिएशंस स्टार्ट की, किससे, विद द मुगल्स, ताकि वो रिटर्न कर दें टू द प्लेस कॉल्ड सूतानदी, कि आप हमें हमारी ट्रेडिंग की जो प्लेस है, दैट इज एक सूतानदी हमें प्रोवाइड करवा दो। और एज ए रिजल्ट तो चाणक्य ना उन्होंने एक ट्रीटी भी साइन करी, साइन ए ट्रीटी, जो कि मुगल से करी और 1690 में, और इसके रिटर्न में उनको सुल्तानती मिल गई इन अगस्त 1960। दस जो इंग्लिश फैक्ट्री थी ना वो एस्टैब्लिश हो गई थी वहां पे
1691 में, ठीक है ना, 1691 में उन्होंने सुल्तानती में अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर ली थी। द डे एन इंपीरियल फरमान वाज इशूड, वो परमिट कर रहा था इंग्लिश टू कंटिन्यू कंटेंटली देयर ट्रेड इन बंगाल, किस पे से पेमेंट और ₹3000 इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूटीज, ठीक है। सो 3000 आपको रुपए देने थे और आप अपना जितना भी आपके कंसेशन हैं वो सारे ट्रेड कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो इन लिeu ऑफ ऑल ड्यूटीज। नाउ नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुआ था, अगर हम देखें एक जमींदार थे, उनका नाम था और ये लोकेटेड थे बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में, उनका नाम था शोभा सिंह। अब इन्होंने रेबल कर दिया अगेंस्ट द इंग्लिश, ठीक है, ये अपोज करने लगे उनके सेटलमेंट्स को। और बेसिकली ये वर्धमान डिस्ट्रिक्ट अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये इनका, इसके पास जो इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी वो सुल्तानती थी। अब जो इंग्लिश को लगा कि ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे सुल्तानती की जो फैक्ट्री है उसको फोर्टिफाई करने की, ठीक है, ताकि हम ये दिखा देंगे कि रेबेलियन हो रहा था, इसलिए उसको हमने फोर्टिफाई किया इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर इंटरेस्ट। ओके, later on what will happen, English were permitted by अजीमुश शाह, जो कि उस टाइम के बंगाल के गवर्नर थे, कि टू परचेज द जमींदारी, कि आप जमींदारी ले सकते हैं ऑफ द 3 विलेजेस ऑफ सुल्तानती, गोविंदपुर एंड कालिकता, that is Kalighat, safe on payments of ₹1200 to the old proprietors, sorry 1200 to the old proprietors, जो भी old proprietors हैं उनसे आप 1200 रुपए में इनकी जमींदारी ले सकते हैं। इन 1700 में क्या हुआ, द डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूटेड बंगाली एज ए सेपरेट प्रेसिडेंसी। अब जो डायरेक्टर्स को लगा कि हमारे ही इंटरेस्ट में है अगर हम इसको क्या करते हैं, एक सेपरेट, दैट इज एक बंगाल को एक सेपरेट प्रेसिडेंसी डिक्लेयर कर दें और बेसिकली बना दें, और जब हम सेपरेट बनाएंगे ना तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी, कहां से, मद्रास से, और फिर उनको एक नॉमिनेट भी कर दिया प्रेसिडेंट, और वो जो प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट किया था उनका नाम था सर चार्ल्स आयर, और वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी 1707 में, सो औरंगजेब अब 1707 में जब इनकी डेथ हो गई थी, अब इंग्लिश को लगा, दैट इज मेड द इंग्लिश एट कलकत्ता, अब उनको फियर होने लगा दैट जो ग्रोइंग ट्रेड है ना वुड बी स्वेप्ट अवे बाय कमिंग टाइड ऑफ सिविल वॉर, कि उनको लगा कि अब औरंगजेब की डेथ हो गई है, अब हमारा जो ट्रेड है वो सीवियरली इंपैक्ट होगा, इट इज बिकॉज अब यहाँ पे सिविल वॉर आ जाएगी एंड अनार्की, सिविल वॉर एंड एनार्की। आफ्टर द प्रोटेक्टेड नेगोशिएशंस, उसके लिए उन्होंने काफी नेगोशिएशंस करे विद द इंडियंस एंड गॉट कंफर्मेशंस ऑफ देयर प्रिविलेजेस, जो भी न्यू एम्परर आए, दैट इज इन लाइन शाह आलम, उससे उन्होंने नेगोशिएशंस स्टार्ट कर दिए, और जो ये जो न्यू एम्परर आए कि हमारे सब प्रिविलेजेस जो भी हैं वो प्लीज ऐसे ही रखिएगा, कंफर्म कर दीजिए ताकि हमें ट्रेड करने में कोई दिक्कत ना हो। एंड द डिफैक्टो रूलर्स ऑफ द बंगाल, और वो कौन थे डिफैक्टो रूलर, दैट वाज द मुर्शीद कुली खान। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हम देखें इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज इयर्स क्या हो रहा था, वाज द डिप्लोमेटिक मिशन, जो कि डिप्लोमेटिक मिशन था, और ये इसने किसने लेड किया था इसको, इट वाज लेड बाय जॉन सरमैन in the year 1715 to the court of Mughal Emperor Farrukhshir। ओके, उसके बाद रिजल्टिंग अब क्या हुआ, जब ये डिप्लोमेटिक मिशन लेके गए फरुखशियर के कोर्ट में, तो फरुखशियर उन्होंने ग्रांट कर दिया 3 फेमस फरमान्स, 3 फेमस फरमान्स, जो कि एड्रेस कर रहे थे ऑफिशियल्स इन बंगाल, हैदराबाद एंड गुजरात। और ये जो फरमान्स थे ना, गिव द कंपनी मोस्ट वैल्यूएबल प्रिविलेजेस एवर। तो
We will see Ferocious Furmans in the next lecture. Okay, so if you like this video, please do like, share and subscribe, and thank you very much for watching this. Have a good day.